हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एकेएस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम मिल रहे हैं आप सभी से न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, आई होप अब आप सभी को इस बैच के बारे में मालूम हो गया होगा। ये एकेएस एकेडमी द्वारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जहां आपको संपूर्ण एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2027 की तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, इस बैच का उद्देश्य केवल एक है, आपका प्रीलिम्स क्लियर कराना। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद हमें आवश्यकता होती है मेंस की, जहां हमें सीखनी होती है आंसर राइटिंग। इसके लिए आपको एकेएस एकेडमी का इन्फिनिटी प्लस जो ऐप है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, जिस बैच में आपको बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 6। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस बैच का वो ये है कि आपको लाइव क्लासेस पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे पूरा मेंस राइट फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 6 पढ़ाया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस बैच इज 2 years। क्लियर? क्योंकि आंसर राइटिंग जो है वो सबसे बड़ा हर्डल होती है हमारी इंटायर एमपीपीएससी जर्नी में, और उसको इतना आसान बना दिया गया है इस इन्फिनिटी प्लस बैच में, जिसका कोई जवाब नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको पूरा प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा, मेंस पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ यहां पर हम न्याय बैच के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस डेली बेसिस पर सॉल्व करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, उसकी आपको फ्री पीडीएफ इस बैच में प्रोवाइड की जाएगी, इस ऐप में प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ऐप का या बैच का प्राइस देना पड़ेगा। इसमें आप व्हाट्सएप पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो और आपको आपकी पीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। आगे आपको एकेएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेना है, जिसमें जिसके चलते आप करंट अफेयर से पूरी तरीके से अपडेटेड रह पाए। साथ ही साथ आपको इस बात की प्रामाणिकता भी मिले कि किस तरीके से एकेएस एकेडमी के द्वारा पढ़ाए गए टेस्ट सीरीज में बनाए गए क्वेश्चंस डायरेक्टली पीएससी में पूछे जाते हैं। इन दिस ईयर, इस साल की भी हम बात करें तो 2026 में 22 क्वेश्चंस, 18 से 22 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज और हमारे जो मैराथन वीडियोस हैं उससे पूछे गए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। दोस्तों, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने मध्य प्रदेश की कला संस्कृति स्टार्ट कर दी थी, इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका था। मध्य प्रदेश की कला में भी हमने लोक गायन यानी कि फोक सॉन्ग्स और फोक जो हमारे डांसेस हैं हमारे चारों ही सांस्कृतिक डिविजन्स के, यानी हमारे चारों ही कल्चरल डिविजन्स के, बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ एंड मालवा, वो कंप्लीट हो चुके थे। और अब हमें पढ़ना है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य और मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक चित्र, यानी कि फोक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड फोक ड्रामा ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर है? आइए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हिंगोल किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? हिंगोल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? क्या ये बुंदेलखंड का है? तो जी नहीं। बुंदेलखंड के लोक नाट्य कौन कौन से हैं अभी हम बताते हैं। फिर क्या ये निमाड़ क्षेत्र का है? तो ये निमाड़ क्षेत्र का भी नहीं है। क्या ये मालवा क्षेत्र का है? तो मालवा का भी नहीं है। तो फिर हिंगोल, हिंगोल को हम हिंगाला या हिंगोला भी कहते हैं, वो मध्य प्रदेश के बघेलखंड अंचल का प्रमुख लोक नाट्य इंपॉर्टेंट फोक ड्रामा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम बघेलखंड के सारे फोक ड्रामास को डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? बघेलखंड के हम सारे जो भी हमारे फोक ड्रामा हैं उनको हम यहां पर अभी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे एक फोक ड्रामा पढ़कर हमारे बाकी के सारे जो ड्रामा है वो क्लियर हो जाए। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया था, हमने सारे लोक गायन पढ़े थे, सारे लोक डांसेस पढ़े थे। आज हम अब पढ़ रहे हैं यहां पर लोक ड्रामास और लोक पेंटिंग्स। ठीक है, फोक पेंटिंग्स। तो अब हमें यहां पर बघेलखंड के लोकनाट हिंगोला के बारे में पूछा गया। तो ये जो हिंगोला है ये बघेलखंड क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है? अलग अलग शुभ अवसरों पर। क्लियर? उसके बाद अन्य है, जैसे एक है मनसुख, एक है मनसुख या मनसुखा।
अब आपसे पूछा जाएगा बघेलखंड का कौन सा फोक ड्रामा, आपसे पूछा जाएगा बघेलखंड का कौन सा लोक नाट्य है जो कृष्ण भक्ति या कृष्ण लीला से संबंधित है। द आंसर इज मनसुखा। किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति से संबंधित। क्लियर है? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? यदि आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा लोक ड्रामा है या बघेलखंड अंचल का ऐसा कौन सा लोक ड्रामा है जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है, द आंसर इज मनसुखा। उसके बाद एक है जिंदबा, एक है हमारा क्या? जिंदबा। तो ये कहां का है? अच्छा, जिंदबा को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जिंदबा को और बहलोल के नाम से भी जाना जाता है, बहलोल या फिर गौरैया, गौरैया। ठीक है, तो जिंदबा को हम किन और दो नामों से जानते हैं? जिंदबा को हम जानते हैं एक बहलोल और एक गौरैया के नाम से। अब ये कब होता है? तो ये महिला प्रधान लोक नाट्य है, ध्यान रखना है, महिला प्रधान लोकनाट्य, और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर में। क्लियर है? तो ये जो जिंदबा है ये बघेलखंड क्षेत्र का इंपॉर्टेंट फोक ड्रामा है जो विवाह के अवसर पर बारात के जाने के बाद गाया जाता है, विवाह के अवसर पर बारात के जाने के बाद जो है वो गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसा है? महिला प्रधान, यानी कि इसमें केवल महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक मनसुख, एक जिंदबा, उसके बाद फिर एक है हमारा छाहुर, एक है क्या? छाहुर। तो यहां पर क्या होता है? दोहा सिंगिंग, दोहा गीत गाए जाते हैं, दोहा सिंगिंग, दोहा सिंगिंग बेस्ड ऑन कृष्ण भक्ति, बेस्ड ऑन कृष्ण भक्ति, बेस्ड ऑन कृष्ण भक्ति। तो दोहा गीत गाए जाते हैं जो कृष्ण भक्ति से आधारित या कृष्ण भक्ति पर आधारित होते हैं। किसके द्वारा? अहिर, अहिर, ग्वाल और बरदी ट्राइब के द्वारा या बरेदी टाइप के द्वारा, अहिर, ग्वाली और बरेदी ट्राइब के द्वारा। कौन से अवसर पर? दिवाली के अवसर पर। कौन से अवसर पर? दिवाली के। क्लियर? तो इतनी चीजें क्लियर हैं, इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हैं। तो बघेलखंड क्षेत्र के इंपॉर्टेंट फोक ड्रामा की अगर हम बात करें तो पहला है एक हिंगोल जो अलग अलग शुभ अवसरों पर परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? उसके बाद फिर मनसुख, तो ये बघेलखंड क्षेत्र का इंपॉर्टेंट लोक नाट्य है जो भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। उसके बाद फिर है जिंदबा, विवाह के समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बारात के गमन के बाद, बारात जाने के बाद। उसके बाद छाहुर, ये दोहा गीत हैं जो गाए जाते हैं जो कृष्ण भक्ति पर आधारित होते हैं, अहिर, ग्वाली और बरेदी ट्राइब के द्वारा दिवाली के समय पर। क्लियर? तो बघेलखंड क्षेत्र के फोक ड्रामा क्लियर है आप सभी को? छाहुर, मनसुख, लकड़बग्घा, हिंगोल, जिंदबा या बहलोल। अब ये जो लकड़बग्घा है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों जगह परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में 4 ऑप्शंस हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा, और आपसे पूछा जा रहा है कि लकड़बग्घा किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है, तो आपको उत्तर में बुंदेलखंड टिक लगाना है। क्या टिक लगाना है? बुंदेलखंड टिक लगाना है। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दोज पुतलिया चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? दोज पुतलिया, दोज मतलब कि दूज, और पुतलिया बनाकर की जो इमेजेस है वो बना करके, गोबर से इमेजेस बना करके उसकी पूजा करना, तो दोज पुतलिया। तो 2 दूजें पड़ती हैं हमारे यहाँ पर, एक होली के बाद की भाई दूज और एक दिवाली के बाद की भाई दूज, है ना, गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन। तो क्या आपको ध्यान रखना है? 2 दूज पड़ती हैं, एक दिवाली के बाद, एक होली के बाद। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में भाई दूज के अवसर पर जो चित्र बनाए जाते हैं गोबर से और उनकी पूजा की जाती है उसे बोलते हैं दोज पुतलिया। कौन से क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में।
तो दोजपुतलिया किस क्षेत्र की प्रमुख पेंटिंग है? बुंदेलखंड क्षेत्र की, जहां दोज बनाकर, मतलब वो हमारे यहाँ भी होती है, दोजपुतलिया का जो ट्रेडिशन है वो बघेलखंड क्षेत्र पर भी है, मुख्य रूप से बुंदेलखंड में है। जहां क्या करते हैं, भाई दूज के अवसर पर हम जमीन पर बेसिकली गोबर से एक दूज बनाते हैं, है ना, और फिर हम उसकी पूजा करते हैं, और फिर हम अपने भाई को जो है तो टीका वीका लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो उस पेंटिंग को क्या बोलेंगे? दोजपुतलिया बोलेंगे। तो अब बुंदेलखंड क्षेत्र की और भी फोक पेंटिंग्स आपको पता होनी चाहिए, तो देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र की और फोक पेंटिंग्स हैं। एक है सुरैती, एक क्या है? सुरैती। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जाली नुमा आकार होती हैं, जाली नुमा आकार पेंटिंग। ठीक है, जो कब बनाई जाती हैं? दिवाली के दिन। और कब बनाई जाती हैं? लक्ष्मी पूजा के समय पर, लक्ष्मी पूजा के समय पर। ध्यान रहेगा ये चीज आपको। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग हो गई दोजपुतलिया, एक इंपॉर्टेंट हो गई सुरैती। आपसे पूछा जाएगा बुंदेलखंड में सुरैती किस अवसर पर बनाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड में सुरैती जो पेंटिंग्स हैं वो जालीनुमा आकार पेंटिंग्स हैं, जो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय पर बनाई जाती हैं। ठीक, सुरैती के बाद नेक्स्ट है नौरता। तो नौरता नाम से समझ में आ जाना चाहिए, नवरात्रि के समय कुंवारी कन्याओं के द्वारा इसे बनाया जाता है। नौरता डांस भी होता है, नौरता पेंटिंग भी होती है, जैसे संजा गायन भी होता है, संजा फुली पेंटिंग्स भी होती हैं। संजा इमेजेस बनाते समय संजा गीत कौन गाता है? कुंवारी कन्याएं। कहां पर? मालवा में। तो नौरता नवरात्रि के समय कुंवारी कन्याओं द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर नौरता के बाद है मोरेला। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मोर की इमेजेस बनाई जाती हैं। किसकी इमेजेस? मोर पेंटिंग्स। ठीक है, मोर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं किसके द्वारा? तो शादीशुदा महिलाओं के द्वारा, शादीशुदा महिलाओं के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है मोरते। नेक्स्ट क्या है? मोरते। तो ये क्या होती है? हल्दी से विवाह के समय दीवार पर हाथे लगाए जाते हैं, हाथे लगाना। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? देखिए एक मिनट। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? एक है सुरैती, ठीक है, एक क्या है? देखो बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? दोजपुतलिया, जो भाई दूज के अवसर पर मनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर है सुरैती, जो जालीनुमा आकार पेंटिंग्स होती हैं, जो कब बनाई जाती हैं? दिवाली के समय, लक्ष्मी पूजा के समय। उसके बाद नौरता नवरात्रि के समय कुंवारी कन्याओं द्वारा। वहीं अगर मोर मोरेला देखें तो शादीशुदा महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है मोर की पेंटिंग्स। उसके बाद मोरते, तो जब शादी हो जाती है, तब जब वर वधू घर में प्रवेश करते हैं तो हल्दी से उनके हाथों के छापे घर के दरवाजे पर लगवाए जाते हैं, जिसे हम मोरते कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोरते। क्लियर है? ये है बुंदेलखंड क्षेत्र की इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग्स। तो हमारे बघेलखंड के इंपॉर्टेंट फोक ड्रामा हो गए, बुंदेलखंड की इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग्स हो गई। अभी आगे देखिए और पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहां पर सुरैती चित्र किस अवसर पर बनाए जाते हैं? सुरैती चित्र किस अवसर पर बनाए जाते हैं? तो अभी मैंने बोला दिवाली के अवसर पर, लक्ष्मी पूजा के समय। दिवाली के अवसर पर, लक्ष्मी पूजा के समय। ठीक है, ये देखिए दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी के चित्र जो हैं वो उकेरे जाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट मामूलिया। ठीक है, मामूलिया या बाम्बुलिया किस अवसर पर बनाए गए लोक चित्र हैं? तो मामूलिया पेंटिंग्स किस अवसर पर मनाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में मामूलिया पेंटिंग नवरात्रि के अवसर पर बनाई जाती हैं। कब? नवरात्रि के अवसर पर।
ठीक है, ध्यान रखना है। बेर अथवा बबूल की एक कटीली टहनी होती है और उसे किसी लीपा पोती कर स्वच्छ पवित्र किए हुए स्थान पर रखा जाता है। तो मामूलिया पेंटिंग्स कहां पर बनाई जाती हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। मामूलिया पेंटिंग बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाई जाती है नवरात्रि के समय। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली में कौन सी बनाई जाती हैं? सुरैती पेंटिंग्स। ठीक है, आगे देखेंगे यहां पर छाहुर लोकनाट्य किस अवसर पर किया जाता है? तो मैंने बताया था दिवाली के समय अहिर, ग्वाली और बरेदी ट्राइब के द्वारा दोहा गायन गाए जाते हैं जो कृष्ण भक्ति पर आधारित होते हैं। तो क्या गोवर्धन पूजा पर, दिवाली से गोपाष्टमी तक, राधा अष्टमी तक, या नन ऑफ दी अबव? तो दिवाली से गोपा अष्टमी तक। ठीक है, क्या मनाए जाते हैं? दिवाली से गोपाष्टमी तक क्या परफॉर्म किया जाता है? छाहुर लोकनाट्य। ये कैसा होता है? जैसे आपको कल हमने मोनिया नृत्य की बात की थी ना, वैसे ही बघेलखंड में छाहुर लोकनाट्य होता है। मतलब ना गांव से अलग अलग ग्वाल, बरेदी, यादव ट्राइब्स के लोग, मतलब यादव कास्ट के लोग आते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये वो अभी करें, ये उनके पूर्वजों का काम है जो आज भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें एक जन ढोलक बजाता है, एक जन शहनाई बजाता है और एक जन ऊपर से नीचे तक पर्दे जैसे कपड़े पहनकर डांस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दिवाली से गोपाष्टमी तक। आगे मनसुख लोकनाट्य किस अवसर पर किया जाता है? तो मैंने आपसे क्या बोला था? मनसुख किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति से। तो क्या हम कृष्ण भक्ति से संबंधित गोपाष्टमी पर करेंगे? नहीं। सैला सप्तमी पर? नहीं। आमला नवमी पर? नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी पर। कब होता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर। मनसुख और गोपियों में नोकझोंक मनसुख रास का ही बघेली रूपांतरण है। क्लियर है? जैसे जो रास मंडल होता है कहां पर? निमाड़ क्षेत्र में, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है, वही उसी का रूपांतरण क्या है? उसी का रूपांतरण है बघेलखंड में मनसुख। ठीक है, उसके बाद मगरोहन, अंगरोहन या दरेगर बरायन किस क्षेत्र की चित्रकला है? तो ये किस क्षेत्र की चित्रकला है? बघेलखंड की। बेसिकली वैसे तो हर जगह ही विवाह स्तंभ गड़ाए जाते हैं सभी घरों में, लेकिन मगरोहन जो है वो मुख्य रूप से कोल ट्राइब में विवाह के समय पर एक स्तंभ गड़ाया जाता है जिसे मगरोहन कहते हैं। क्या है मगरोहन? विवाह स्तंभ है। विवाह के अवसर पर बनाए जाने वाले चित्र हैं और एक स्तंभ है। मंडप के खंभ एवं कलश पर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको मगरोहन चित्र बोलते हैं और खंबे को मगरोहन बोलते हैं। ये विवाह स्तंभ होता है। आगे देखेंगे कोहबार चित्रकला कहां से संबंधित है? कोहबार चित्रकला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी हमने बुंदेलखंड की चित्रकला पढ़ी, तो ना तो ये निमाड़ से संबंधित है, ना तो ये मालवा से संबंधित है। बुंदेलखंड से होता तो हम पढ़ चुके होते। तो ये कहां से संबंधित है? बघेलखंड क्षेत्र से। क्लियर है? तो कोहबार मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख क्या है? फोक पेंटिंग। तो और भी होंगी। अच्छा, पहले कोहबार के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो ये जो कोहबार है, ये जो पेंटिंग है, ये दूल्हा दुल्हन की बुआ या मामी द्वारा चित्र बनाए जाते हैं। चित्र बनाए जाते, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं हम? कोहबार। तो विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के बुआ या मामी के द्वारा जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोहबार पेंटिंग। उसके अलावा और बघेलखंड की पेंटिंग है छठी चित्र। छठी चित्र, तो छठी चित्र किसके लिए? छठी माता के लिए। तो शिशु जन्म के 6th डे छठी माता की पवित्र पेंटिंग बनाकर पूजा की जाती है। आगे तिलांगा तो कोयले प्लस तिल के तेल को मिलाकर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। वहीं उसके बाद देखें
तो नेउरा नमे। तो ये पेंटिंग विवाहित स्त्रियों द्वारा, ये पेंटिंग विवाहित स्त्रियों द्वारा भादो मास की नमे को मनाया जाता है, यानी कि भादो मास के नववें दिन बनाए जाते हैं। तो ये बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख फोक पेंटिंग्स हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कोहबार चित्रकला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कहां से संबंधित है ये कोहबार चित्रकला? बघेलखंड से। ठीक है। इसके अलावा छठी चित्र, छठी माता की पूजा की जाती है। मूरल पेंटिंग्स बनाकर शिशु जन्म के 6वें दिन तिलांगा, कोयले और तिल के तेल को मिलाकर पेंटिंग बनाई जाती है। न्यूरा नमे विवाहित स्त्रियों द्वारा भादों की नमे को। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रहलाद सिंह टिपनिया और कालूराम बामनिया एवं शबनम बिरमानी किस गीत परंपरा से संबंधित हैं? तो प्रहलाद सिंह टिपनिया पंडवानी गायन के लिए फेमस थे, जो एक निर्गुणिया सॉन्ग है, भजन पंडवानी भजनों के लिए ये फेमस थे। हमने कल पढ़ा था इनका नाम। ठीक है, उस किसका नाम? प्रहलाद सिंह टिपनिया का। ठीक है। फिर उसके बाद कालूराम बामनिया भजन सिंगर हैं देवास से, जिन्हें 2024 का क्या मिला है? कालूराम बामनिया को 2024 का पद्मश्री भी मिला है। ये सभी निर्गुण भजन सिंगर हैं। कौन है? निर्गुण भजन सिंगर। ठीक है, निर्गुण भजन गायक है। किसी भी अवसर पर कबीर के दोहे व कबीर अध्यात्म से प्रवाहित सामूहिक शैली पर गाए जाते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे। राम दंगल किस क्षेत्र का प्रमुखतः लोक नाट्य है? तो भाई राम दंगल जो है, राम दंगल मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है, लेकिन समय के साथ ये विलुप्त होता जा रहा है। क्लियर? समय के साथ ये विलुप्त होता जा रहा है। तो फिर मालवा क्षेत्र के और भी लोक नाट्य होंगे? तो जी हां, बिल्कुल है। एक तो है माच। माच कहां का है? मालवा का, जिसे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी घोषित किया गया है। किस पर आधारित होता है? मालवा लोक जीवन पर आधारित। मालवा लोक जीवन पर आधारित। उसके बाद माच के प्रणेता कौन है? माच के प्रणेता बाल मुकुंद गुरु। माच की उत्पत्ति कहां से हुई है? उज्जैन से हुई है। माच के अन्य आर्टिस्ट कौन है? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। क्लियर? इसके अलावा हमारे मालवा का एक और लोक नाट्य है ढोला और मारू, जो हमने कल पढ़ा था। ढोला मारू गीत मालवा क्षेत्र के, तो वो गीत भी हैं, और गीत गाते गाते जो नाट्य परफॉर्म किया जाता है उसे ढोला मारू कहते हैं। भवई कास्ट के लोग इस नाट्य में निपुण होते हैं। इसकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई है, जिसमें ढोला और मारू की प्रेम कथाओं का जो वर्णन है और जो बेसिकली उनका मेंशन है वो किया जाता है। तो एक माच, एक ढोला मारू और एक है राम दंगल। लेकिन ये जो है वो निरंतर क्या होता जा रहा है? लुप्त होता जा रहा है। क्लियर? माच मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, मालवा लोक जीवन पर आधारित है। मध्य प्रदेश में माच का प्रणेता बाल मुकुंद गुरु को कहा जाता है। सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा प्रमुख माच आर्टिस्ट हैं। ध्यान रहेगा, अगर एग्जाम में मेंस में आपको 2 मार्कर में भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से इतना लिखकर 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कई बार पूछा भी गया है। प्रीलिम्स 2021 में, 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर? 2023 में भी पूछा गया है और मार्च ही पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है शिव एवं भस्मासुर की कथा का मंचन किस लोक नाट्य में किया जाता है?
शिव एवं भस्मासुर की कथा का जो मंचन है वो कब किया जाता है? तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है शिव एवं भस्मासुर की कथा का मंचन। इसे भील जनजाति में मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है और ये नृत्य भी होता है। ठीक है, इस नाट्य में नृत्य भी होता है, उसे गवरी नृत्य बोलते हैं। हमने कल भी पढ़ा था भील जनजाति का गवरी नृत्य जो रक्षाबंधन से 40 दिनों तक होता है और इसे क्या बोलते हैं? मेरू नाट्य के नाम से भी जानती है। भील जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य और लोक नृत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे इनमें से कौन सी मालवा की चित्रकला नहीं है। तो मालवा की चित्रकला कौन सी नहीं है तो देख लेते हैं। कोहबार, ये तो अभी आपने बताया बघेलखंड की। इसके बाद दिवासा बिल्कुल है, मांडना बिल्कुल है, चित्रावण ये भी बघेलखंड की प्रमुख क्या है? लोक चित्रकला। ठीक है, तो सॉरी मालवा की, तो मालवा की चित्रावण, इसमें छुई और ओकर यानी कि गेरू से पेंटिंग बनाई जाती है दिवाली के अवसर पर। ठीक है, वही मांडना की अगर बात करें तो टर्मरिक, एक सेकेंड, मालवा क्षेत्र की इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले है हमारी मांडना। ठीक है, तो ये बनाई जाती है कब? दिवाली के अवसर पर। किससे? ओकर एंड छुई से। ठीक है, उसके बाद फिर चित्रावण, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। मांडना दिवाली के अवसर पर मनाई जाती है। मांडना दिवाली के अवसर पर ओकर और छुई से। ठीक है, उसके बाद चित्रावण, ये विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। कब दोस्तों? विवाह के अवसर पर। किससे? गेरू से और हल्दी से। गेरू से और हल्दी से। फिर उसके बाद एक कौन सी है? सवनाही। तो सवनाही सिंपल सी बात है, कब बनाई जाती होगी? सावन मास में। ठीक है, सावन के महीने में, तो सावन के महीने में मनाई जाती है। उसके बाद एक होती है संजाफुली। तो संजाफुली, और एक होती है दिवासा। तो दिवासा भी मालवा क्षेत्र में भादो मास में मनाई जाती है। कब? भादो मास में मनाई जाती है। और संजाफुली पेंटिंग्स भी पितृपक्ष महीने पर बनाई जाती हैं कुंवारी कन्याओं के द्वारा। जब मैंने आपको कल बताया था कि पितृपक्ष महीने में कुंवारी कन्याएं गोबर और फूल पत्तियों से दीवालों में ड्राइंग्स बनाती हैं, उन ड्राइंग्स को हम जो बेसिकली संजाफुली पेंटिंग्स कहते हैं। और वो जो गीत गाती हैं चित्र बनाते बनाते, उसे क्या बोलते हैं? संजा गीत बोलते हैं। शाम के समय गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मालवा क्षेत्र की इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग्स हैं। तो एक हमने बघेलखंड की फोक पेंटिंग्स देख ली, हमने बुंदेलखंड की फोक पेंटिंग्स देख ली, बघेलखंड इसके बाद हमने मालवा की भी फोक पेंटिंग्स देख ली, मंडना, चित्रावण, संजाफुली, सवनाही और दिवासा। अब निमाड़ क्षेत्र और बचा है, उसकी भी फोक पेंटिंग्स हम अभी देख लेंगे। ठीक है, देखिए आगे है यहां पर, तो इसका आंसर क्या होगा? कोहबार, क्योंकि ये कहां की है? बघेलखंड क्षेत्र की। नेक्स्ट है भीली शिल्प के अंतर्गत बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं। तो भीली शिल्प कला जो है, अब भील किस कला में निपुण है? पिथौरा, पिथौरा। ठीक है, तो पिथौरा पेंटिंग्स कौन बनाता है? भील ट्राइब के लोग बनाते हैं। भूरी बाई है ना, इसके अलावा पेमा फाल्या हैं। ये सब कौन है? ये सब प्रमुख भील चित्रकार हैं जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। वहीं अगर हम बात करें पेमा फाल्या की, तो उन्हें शिखर सम्मान और तुलसी सम्मान दिया गया है भील पेंटिंग के लिए। हम पढ़ेंगे सारी चीजें आगे जब हम मध्य प्रदेश के अवार्ड्स और ऑनर्स पढ़ेंगे। तो भील जनजाति की प्रमुख चित्रकला है पिथौरा। वहीं डिगना और नोह डोरा चित्रकला किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। वहीं भरेवा शिल्पकला जो है वो बैतूल से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है
बनाए, तो भीली क्राफ्ट में क्या बनाए जाते हैं? बटुए भी बनाए जाते हैं, मोती मालाएं भी बनाई जाती हैं, थैलियां भी बनाई जाती हैं, ऑल दी अबव। तो ये भीली शिल्प कला है। भीली अगर चित्रकला की बात करें तो क्या है? पिथौरा है। भीली चित्रकला, ये क्या है? ये है भीली चित्रकला। ठीक है, ये क्या है? भीली चित्रकला। आगे देखेंगे, हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन की रचना किसके द्वारा की गई है? तो द फर्स्ट हिंदी प्ले ऑफ मध्य प्रदेश वॉज कंपोज्ड बाय रीवा रूलर विश्वनाथ प्रताप सिंह। रीवा रूलर विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो गम्मत लोकनाट्य का जो सूत्रधार है वो क्या कहलाता है? कुडघरिया। जो सूत्रधार है गम्मत का वो कौन कहलाता है? गम्मत के सूत्रधार को कुडघरिया कहते हैं। क्लियर? तो अब ये गम्मत कहां का इंपॉर्टेंट फोक ड्रामा है? तो गम्मत कहां का इंपॉर्टेंट फोक ड्रामा है? निमाड़ क्षेत्र का। निमाड़ क्षेत्र का इंपॉर्टेंट क्या है? फोक ड्रामा है। ठीक है, कब कब सेलिब्रेट होता है, कब कब ये परफॉर्म किया जाता है? तो नवरात्रि में, होली में और गणगौर में। क्लियर? जिसमें गम्मत का जो सूत्रधार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कुडघारिया। क्या बोलते हैं? कुडघारिया। ठीक, उसके बाद फिर एक है खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग, स्वांग मतलब कि ड्रामा, खम्ब यानी कि खंबा गड़ाकर, इसको हम खंबा स्वांग भी बोलते हैं। तो इसमें कोरकू ट्राइब के लोग होली के अवसर पर एक पिलर गड़ाते हैं और पिलर गड़ाकर मेघनाथ की पूजा करते हैं। ठीक है, रावण का भाई था ना मेघनाथ, उसकी पूजा करते हैं। तो ध्यान रखना है, गम्मत निमाड़ क्षेत्र में नवरात्रि, होली और हमारे गणगौर के समय पर, और ये ना करंट इवेंट्स पर आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद खंबा स्वांग, कोरकू ट्राइब के लोग होली के अवसर पर क्या करते हैं? एक पिलर गाड़ते हैं और मेघनाथ की पूजा करते हैं। तो गम्मत और खंबा स्वांग। इसके अलावा एक होता है रास मंडल और एक होता है खमरास। और दोनों ही जो हैं वो जन्माष्टमी के अवसर पर परफॉर्म किए जाते हैं और दोनों ही जो हैं वो कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कृष्ण भक्ति से। दोनों ही कृष्ण भक्ति से संबंधित है। क्लियर है? तो ये क्या है? ये निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख फोक ड्रामा है। क्लियर? हमने फोक ड्रामा कहां कहां के पढ़ लिए? एक मालवा का भी फोक ड्रामा हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने बघेलखंड का फोक ड्रामा अपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, यानी कि अब बचे हुए केवल बुंदेलखंड के फोक ड्रामा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो निमाड़ के फोक ड्रामा क्लियर। मालवा के निमाड़ के फोक ड्रामा कौन कौन से हैं? गम्मत, खंबा स्वांग, रास मंडल और खमरास। उसके अलावा एक है ठोठिया, एक ड्रामा है जिसका नाम है ठोठिया, ये महिला प्रधान है। ठीक है, हास्य व्यंग इसमें होता है। ठीक है, और ये महिला प्रधान ड्रामा है। ठीक है, तो महिला प्रधान ड्रामा है, हास्य व्यंग इसमें होता है, सटायरिकल ड्रामा है ठोठिया। ठीक, उसके बाद फिर हमने बघेलखंड के इंपॉर्टेंट ड्रामा कौन कौन से पढ़े? तो बघेलखंड के हमने पढ़े जिंदबा, छाहुर, और उसके अलावा एक हमने हिंगोला और मनसुखा। ठीक है, उसके बाद हमने मालवा के माच, ढोला मारू और रामदंगल पढ़ा। अभी बचा हुआ है बुंदेलखंड का। ठीक है, आगे देखेंगे यहां पर दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नोह डोरा अलंकरण, यहां पर दीवालों से मिट्टी पर सुंदर सुंदर चित्र बनाकर रंगे जाते हैं, पेड़ पौधों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र इसमें बनाए जाते हैं। तो डिगना चित्रकला और नोह डोरा चित्रकला, डिगना और नोह डोरा,
दिगना चित्रकला और नोह डोरा चित्रकला, ये दोनों ही गोंड ट्राइब से संबंधित हैं। भील ट्राइब से संबंधित है हमारी पिथौरा चित्रकला। और बैतूल के भरेवा समुदाय द्वारा जो है तो भरेवा शिल्पकला बनाई जाती है, या ढोकरा शिल्पकला भी जिसको बोलते हैं, जो बैतूल के भरेवा समुदाय द्वारा बनाई जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, तमाशा लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तमाशा लोकनाट्य मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तमाशा बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और इंपॉर्टेंट बघेलखंड क्षेत्र के कौन कौन से लोक ड्रामा हैं? तो एक हमने पढ़ा था जिंदबा, बहलोल जिसे कहते हैं, या गौरैया, छाहुर, और एक हमने पढ़ा था कौन सा हमारा हिंगोला, और एक मनसुख। तमाशा भी बघेलखंड का है, लकड़बग्घा भी बघेलखंड में होता है, बुंदेली नौटंकी भी बघेलखंड में होती है, लेकिन मुख्य रूप से लकड़बग्घा और नौटंकी बुंदेलखंड के ड्रामा है। ठीक है, तो तमाशा लोकनाट्य बघेलखंड, अन्य है जिंदबा, छाहुर, मनसुख और हिंगोला। तो आपको एक तमाशा और याद रखना है बघेलखंड में। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य माच की उद्भव भूमि रही है। तो अभी मैंने आपको देखिए प्रीवियस किस क्वेश्चन में लिखा है, हाँ नहीं ये तो पेंटिंग्स है, ठीक है, हाँ ये देखिए, तो माच ये लिखा, राजकीय नाट्य है, मालवा लोक जीवन पर, सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा, माच के प्रणेता बाल मुकुंद गुरु, और माच की उत्पत्ति उज्जैन से। क्लियर है, माच की उत्पत्ति उज्जैन से हुई है, ध्यान रखना है। तो माच की उत्पत्ति कहां से हुई है? उज्जैन से। ठीक है, मालवांचल में होता है, दोहा शैली में, उज्जैन में इसकी उत्पत्ति है। कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, मालवा लोक जीवन पर आधारित। टेक लेने वाले का स्वर झेला कहलाता है। ठीक है, टेक लेने वाले के स्वर को झेला कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, देखो अभी वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, मालवांचल के प्रमुख लोकनाट्य माच में अभिनय शैली मुख्यतः ढोलक वाद्य यंत्रों की तालों पर निर्भर होती है तथा गायक कलाकारों के साथ बैठे टेक लेने वालों का सामूहिक स्वर क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा टेक लेने वालों का सामूहिक स्वर झेला कहलाता है। क्या कहलाता है? झेला। तो माच के बारे में डिटेल पूछा जाए और झेला आंसर में लिखा हो तो झेला को टिक आपको लगा देना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र का पारंपरिक लोक नाट्य है। तो अभी हमने पढ़ा माच, चार बैत, रामदंगल, गम्मत और माच। तो अब देखिए कभी कभी बीएससी क्या करते हैं, दो सही आंसर्स देती है। ठीक है, उसमें से एक ज्यादा सही होता है और एक कम सही होता है। ठीक है, तो अब इसमें ज्यादा सही क्या है? देखो रामदंगल मालवा में भी है और माच मालवा में भी है, लेकिन रामदंगल जो है वो थोड़ा बहुत हमें निमाड़ में भी देखने को मिलता है, लेकिन माच जो है वो पूरी तरीके से हमारा कहाँ का है? पूरी तरीके से माच हमारा कहाँ का है? मालवा का। ठीक है, तो अगर आपसे अगर यहां पर लिखा होता लोकनाट्य निमाड़ का नहीं है तो आप माच टिक लगाते। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा कौन सा पारंपरिक लोकनाट्य है, तो चार बैत तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हमने नाम ही नहीं सुना। माच मालवा का है, रामदंगल मालवा का है, तो आंसर यहां पर क्या होगा? सीधा लिखा हुआ है गम्मत, क्योंकि रामदंगल भी मालवा का है, माच भी मालवा का है, और ये तो हमने नाम ही नहीं सुना। तो आपको आंसर क्या होगा यहां पर? गम्मत। गम्मत, खम्बस्वांग, रासमंडल, खमरास और थोटिया। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर, मध्य प्रदेश के लोकनाट्य माच का प्रणेता बाल मुकुंद गुरु को कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा। ठीक है, बाल मुकुंद गुरु। नेक्स्ट है, भूरी भैंस, दाऊद, मरघट के मसान किस लोकनाट्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है स्वांग से। अब यहां पर आ गए आपके बुंदेलखंड के लोकनाट्य, बुंदेलखंड के लोक नाट्य। क्लियर, यहां पर आ गए आपके बुंदेलखंड के लोकनाट्य। हमने बघेलखंड के पढ़े, कौन कौन से प्रमुख? जिंदबा, बहलोल, मनसुख, तमाशा, और एक हमने पढ़ा था कौन सा? हिंगोला। उसके बाद हमने निमाड़ के पढ़े गम्मत, खंबास्वांग, रासमंडल, खमरास और ठोटिया। उसके बाद हमने मालवा का पढ़ा माच और ढोला मारू और रामदंगल। अब हमें पढ़ना है बुंदेलखंड के प्रमुख फोक ड्रामा। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? एक है स्वांग, एक है लकड़बग्गा, फिर है रासलीला,
फिर है बुंदेली नौटंकी। ये क्या है? प्रमुख फोक ड्रामा। कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के। तो सबसे पहले स्वांग। स्वांग क्या है? ये फोक ड्रामा है। कहाँ का? बुंदेलखंड क्षेत्र का। जो किस पर आधारित है? सोशल इवेंट्स। किस पर आधारित है? सामाजिक घटना पर आधारित है। अलग अलग अवसरों पर, मेलों पर, त्योहारों पर इसे परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद लकड़ बग्घा, तो ये ओपन स्टेज, खुले मंच पर परफॉर्म किया जाता है। विवाह के बाद नायक और नायिका इसे परफॉर्म करते हैं खुले मंच पर। और ये जो है ये एनिमल लव बेस्ड ड्रामा है, पशु प्रेम संबंधित ड्रामा है। उसके बाद रासलीला भगवान कृष्ण जी को समर्पित है, कृष्ण भक्ति से संबंधित, जो जन्माष्टमी में होती है। और उसके बाद बुंदेली नौटंकी, तो ये भी अलग अलग शुभ अवसरों पर परफॉर्म किए जाने वाला ड्रामा है। ठीक है। एक रहस्य ड्रामा भी होता है, तो वो कहाँ होता है? सागर के गढ़ाकोटा में। सागर के गढ़ाकोटा में। ठीक है। कहां पर होता है वो? सागर के गढ़ाकोटा में, जन्माष्टमी के समय पर। कब होता है? जन्माष्टमी के समय पर। ठीक है। तो बुंदेलखंड के इंपॉर्टेंट फोक ड्रामा हुए स्वांग, लकड़बग्घा, रासलीला और नौटंकी और रहस्य। और रहस्य भी कृष्ण भक्ति पर आधारित है। जन्माष्टमी के समय होता है सागर के गढ़ाकोटा वाले क्षेत्र में, जहां रहस्य का मेला भी लगता है। ठीक है। रहस्य मेला लगता है ना गढ़ाकोटा में, तो वहीं पर इसे परफॉर्म किया जाता है। तो हमारे चारों ही कल्चरल डिविजन्स के फोक ड्रामा क्लियर हैं। मालवा के कौन कौन से? माच, ढोला मारू, राम दंगल। उसके बाद निमाड़ के गब्बत, खंबा स्वांग, रासमंडल, खमरास और ठोठिया। उसके बाद फिर बघेलखंड के हमारे जिंदबा, छाहुर। उसके बाद फिर हमारा अपने मनसुख, हिंगोला और तमाशा। और बुंदेलखंड के स्वांग, लकड़बग्घा, रासलीला, रहस्य। क्लियर है। तो यहां पर हमारे फोक ड्रामा हुए कंप्लीट। फोक पेंटिंग्स हमने मालवा की पढ़ ली, हमने बुंदेलखंड की पढ़ ली, बघेलखंड की पढ़ ली, अभी निमाड़ की बची हुई है। 24वां क्वेश्चन है, किस लोक नाट्य में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है? तो जिंदबा इसमें तो नहीं होता है, क्योंकि ये तो महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर होता है। मनसुख ये कब होता है? ये तो विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा होता है। मनसुख की अगर बात करें तो ये तो कृष्ण लीला पर आधारित है। यहां हम कहां अखाड़े पहुंच जाएंगे? रास तो ये भी रहस्य के मेले में होता है। शुभ अखाड़ा, नाम से ही समझ में आ रहा है अखाड़ा, जहां पर शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है। क्लियर है। आगे है खंब स्वांग, विशेष रूप से किस जनजाति का लोक नाट्य है? तो अभी मैंने बताया था निमाड़ क्षेत्र में, खंडवा होशंगाबाद, खंडवा वाले क्षेत्र पे, खरगोन वाले क्षेत्र पे कौन सी ट्राइब रहती है? कोरकू। कोरकू ट्राइब जो है होली के अवसर पर एक पिलर गड़ाती है, और पिलर गड़ाकर वो मेघनाथ की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? मेघनाथ की। तो द मेघनाथ इज वर्शिप्ड बाय पुटिंग अप अ पिलर बाय विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? कोरकू ट्राइबल्स के द्वारा। किसके द्वारा? कोरकू ट्राइबल्स के द्वारा। क्लियर है इतनी चीजें? इतनी चीजें आप सभी को क्लियर है। एक मैंने आपसे बात की थी बीच में ढोकरा शिल्प कला की। किसकी? ढोकरा शिल्प कला। ये एक अलौह धातु शिल्प कला है। ठीक है। एक अलौह धातु शिल्प कला है जिसमें गम यानी कि गोंद, ठीक है, जिसमें गोंद का प्रयोग किया जाता है। गोंद का प्रयोग करके ड्राइंग्स वगैरह बनाई जाती हैं। अलौह धातु शिल्प कला है। और ढोकरा शिल्प कला बैतूल के भरेवा समुदाय के द्वारा मनाई जाती है। डिगना और नोहडोरा चित्रकला कहां पर बनाई जाती है? तो गोंड जनजाति के द्वारा। और उसके बाद पिथौरा चित्रकला भील जनजाति के द्वारा। अब यहां पर हमारी सारी चीजें पूरी हुई। ठीक है। हमारी सारी चीजें पूरी हुई। हम फोक पेंटिंग के साथ साथ हमने ट्राइबल पेंटिंग्स भी देख ली। अभी और भी आर्टिस्ट जो हैं वो हम समय के साथ देखते जाएंगे। अभी हमारा पूरा यूनिट 10 और इसकी कला संस्कृति की और भी चीजें बची हुई हैं। ठीक है। तो देखिए फिलहाल यहां पर मैं आपसे बात कर रही हूं कहां की? फोक पेंटिंग। कहां की फोक पेंटिंग बची हुई है? हमारी निमाड़ क्षेत्र की। फोक पेंटिंग्स ऑफ निमाड़ रीजन। फोक पेंटिंग्स ऑफ निमाड़ रीजन। तो निमाड़ क्षेत्र की फोक पेंटिंग्स में सबसे पहले है एक हमारी जिरोटी। जिरोटी, इसको थोड़ा सा हम और यहां पर कर लेते हैं। तो पहली है जिरोटी।
अब ये कब मनाई जाती है? हरियाली अमावस पर। हरियाली अमावस पर। हरियाली अमावस कब पड़ती है? सावन के महीने में। तो कहां पर आपको ये ध्यान रखना है? सावन के महीने में हरियाली अमावस के अवसर पर जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, मुराल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, उसे जिरोटी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है थापा। ठीक है, नेक्स्ट है थापा। तो ओकर से यानी कि गेरू से हाथ की थापे लगाई जाती हैं। हाथ की थाप कौन से अवसर पर? सैला सप्तमी या सैली सप्तमी पर। ठीक है, सैली सप्तमी पर, दशहरे के आसपास। तो जिरोटी, थापा, उसके बाद ईरत। तो इसमें ये बनाई जाती है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर कुल देवी के भित्ति चित्र, कुल देवी के चित्र बनाकर, यानी कि विवाह के अवसर पर चित्र बनाकर कुल देवी की पूजा की जाती है। एक है पगलिया। तो ये बनाई जाती है पहले शिशु के जन्म पर। क्लियर? फिर नेक्स्ट है एक कंचाली भरना। कंचाली भरना। तो ये कहां, किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। ठीक है, कंचाली भरी जाती है। एक है मोरधन। और मोरधन पेंटिंग्स कब मनाई जाती हैं? नवरात्रि के समय पर। क्लियर? नवरात्रि के समय पर मोरधन पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। तो ये कहां के इंपॉर्टेंट फोक पेंटिंग्स हैं? निमाड़ की। तो हमने मालवा की फोक पेंटिंग मणना, चित्रावड़, संजाफुली और दिवासा और सवनाही पढ़ी। उसके बाद हमने बघेलखंड की कोहबार, छठी चित्र, तिलांगा और नेवरा नमे पढ़ी। उसके बाद हमने बुंदेलखंड की मोरते, मोर मुरैला, नौरता, सुरैती, ये सारी पढ़ी, दोचपुतलिया। उसके बाद बघेलखंड की हमारे निमाड़ क्षेत्र की इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। पहली है हमारी जिरोटी, हरियाली अमावस के अवसर पर। थापा, गेरू से हाथ की थापे, सैली सप्तमी पर। ईरात, ये कब मनाई जाती है? तो कुल देवी की पूजा की जाती है। अलग अलग विवाह के अवसर पर, यहां पर जो है तो विवाह के अवसर पर कुल देवी की पूजा की जाती है ईरात पेंटिंग्स बनाकर। उसके बाद कंचाली भरना, तो विवाह के अवसर पर कंचाली भरी जाती है, इमेजेस बनाई जाती हैं। मोरधन नवरात्रि के समय पर मनाई जाती हैं पेंटिंग्स। और पगलिया शिशु के जन्म पर। क्लियर? अब ये जो संजाफुली पेंटिंग्स है ना, ये भी निमाड़ क्षेत्र में बनाई जाती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र की फोक पेंटिंग्स है? मालवा क्षेत्र की। क्लियर है? आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अपनी 2 क्लासेस में हमने मध्य प्रदेश का संपूर्ण लोक नाट्य, लोक चित्र, लोक गायन और लोक नृत्य पढ़ लिए हैं। क्लियर? यानी कि एक तरीके से हमारा मध्य प्रदेश का जो फोक कल्चर है वो कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में और उनके प्रमुख साहित्य कृतियों के बारे में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।